इंस्पेक्टर के चेतावनी देने के बाद भी जब सिद्धार्थ नहीं रुका तो उसने सिद्धार्थ के ऊपर गोली चला दी थी और गोली सीधा जाकर सिद्धार्थ के दाहिने पैर में घुस गई थी। पैर में गोली घुसते ही सुकृति के साथ पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा सिद्धार्थ लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा था। उसे संभालने की कोशिश में सुकृति भी नीचे आ गिरी थी। पत्थरों से टकराने की वजह से उनके शरीर में चोटें भी लग गई थी। हमने सस्पेक्ट को पकड़ लिया है। आई रिपीट, हमने सस्पेक्ट को पकड़ लिया है। डीजीपी शुभंकर मिश्रा के गाड़ी में रखा हुआ वायरलेस बजा। सिद्धार्थ के पकड़े जाने की खबर सुनकर डीजीपी शुभंकर मिश्रा का मुरझाया हुआ चेहरा हरा हो गया था। बहुत अच्छे, और कोई है उसके साथ में? डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने वायरलेस उठाते हुए सवाल किया। हाँ सर, उसके साथ एक लड़की है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर का जवाब सुनकर डीजीपी शुभंकर मिश्रा तुरंत समझ गए थे कि हो ना हो उसके साथ करणवीर की बहन ही होगी, इसलिए उन्होंने इंस्पेक्टर से उस लड़की को सिक्योर करने को कहा। उस लड़की को सिक्योर करो एंड सिद्धार्थ को न्यूट्रलाइज करके ड्रग्स एंड गन उसके पास छोड़ दो। डीजीपी शुभंकर मिश्रा किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ को 1 मिनट के लिए भी जिंदा नहीं देखना चाहते थे। उन्हें सिर्फ होम मिनिस्टर के गुड बुक में आना था। इसके लिए वो एक निर्दोष की जान लेने से भी नहीं घबरा रहे थे, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही उनकी इज्जत के साथ साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई थी और जिसके कंधे पर ईश्वर ने एक पूरे राज्य को बचाने का जिम्मा सौंप रखा था। डीजीपी शुभंकर मिश्रा का आदेश पाने के बाद जैसे ही इंस्पेक्टर ने ओके बोलकर वायरलेस ऑफ करना चाहा कि ठीक उसी वक्त होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह की गाड़ी आकर रुक गई थी। अब की बार वो सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ आया था। गाड़ी रुकते ही योगेंद्र सिंह उतरकर डीजीपी शुभंकर मिश्रा के पास पहुंच गया था। कहाँ है वो लड़का? योगेंद्र सिंह ने गाड़ी से उतरते ही डीजीपी से सवाल किया। जंगल के पास उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई है सर। उसके पैरों में गोली लगी है। मैंने इंस्पेक्टर से उसका एनकाउंटर करने को बोल दिया है, डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने जवाब दिया। रोक दो इंस्पेक्टर को, मुझे वो लड़का जिंदा चाहिए, होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह ने डीजीपी शुभंकर मिश्रा से कहा। डीजीपी शुभंकर मिश्रा को होम मिनिस्टर की ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि जो होम मिनिस्टर मात्र कुछ घंटों पहले तक सिद्धार्थ को जान से मारने के लिए बेसब्री के साथ तड़प रहा था, वो अचानक से सिद्धार्थ को जिंदा क्यों छोड़ने को कह रहा था। ये बात डीजीपी शुभंकर मिश्रा की समझ से बाहर थी, लेकिन योगेंद्र सिंह से ज्यादा सवाल जवाब करना उसके लिए भारी पड़ सकता था। इसलिए उसने ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए सीधे अपने इंस्पेक्टर से सिद्धार्थ को जिंदा पकड़कर लाने को कह दिया था। डीजीपी के आदेश पर सिद्धार्थ और सुकृति को वहां से पकड़कर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया था। उसके बाद वो लोग उसे डीजीपी शुभंकर मिश्रा के पास लेकर चल पड़े थे। सिद्धार्थ गोली लगने के कारण कराह रहा था और उसके ऊपर धीरे धीरे बेहोशी छा रही थी। वो अपने अंगूठी से जादुई बारिश कराकर अपने दर्द को दूर करना चाहता था, लेकिन गोली उसके पैरों में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वो मजबूर था। पत्थरों से टकराने की वजह से सुकृति बेहोश हो गई थी और वो बेहोश ही गाड़ी में पड़ी हुई थी। जिस वक्त सिद्धार्थ को गोली लगी थी और वो बेहोश हो रहा था, ठीक उसी वक्त इंद्रनगर के कुलगुरु विचित्रवीर के सामने जल रहा राज्य रक्षा का जीवन दीप टिमटिमाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी बुझ जाने वाला है। कुलगुरु विचित्रवीर ने उस दीपक को टिमटिमाते देखकर अपने एक शिष्य से युवराज रुद्रदेव को बुलाने का आदेश दिया और कुछ देर बाद युवराज रुद्रदेव उनके आश्रम में आ गए थे। जब युवराज रुद्रदेव कुलगुरु विचित्रवीर के आश्रम में पहुंचे तो कुलगुरु के माथे पर फैली हुई चिंता को देखकर वो समझ गए थे कि मामला कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है और इसी के पीछे का राज जानने के लिए उन्होंने कुलगुरु विचित्रवीर से सवाल किया। क्या हुआ गुरुदेव, आप इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? युवराज रुद्रदेव के सवाल पूछने के बाद कुलगुरु विचित्रवीर ने एक लंबी सांस भरी और बोले, राज्य रक्षा का जीवन खतरे में है युवराज। कोई शक्ति उसे मारना चाहती है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। भारत की बुरी शक्तियां जागृत होना शुरू हो गई हैं। अगर अब देवयानी उससे नहीं मिली तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। कुलगुरु विचित्रवीर की बात सुनकर युवराज रुद्रदेव के माथे पर बल पड़ गए थे। राज्य रक्षक की जान खतरे में होने का मतलब साफ था कि पूरा राज्य ही खतरे में है और अगर राज्य को बचाना है तो इसके लिए युवराज रुद्रदेव को अपनी बलि देनी पड़ सकती है। इससे ही नया पारद मिल सकता था,
यही सब बात सोचकर युवराज रुद्रदेव परेशान हो उठे थे। देवयानी कहाँ है कुलगुरु? क्या उसके बारे में कोई जानकारी है? युवराज रुद्रदेव ने सवाल किया। नहीं युवराज, देवयानी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक वो राज्य रक्षक से मिली नहीं है, वरना इस दीपक की लौ का रंग गाढ़ा लाल हो जाता। कुलगुरु ने युवराज रुद्रदेव को जवाब दिया। और चाचा शक्तिमौली, उनके बारे में कोई जानकारी है अपने पास? युवराज रुद्रदेव ने सवाल किया। नहीं युवराज, हमारे पास न तो देवयानी की कोई खबर है और न ही शक्तिमौली की। अब पता नहीं इस राज्य का भविष्य क्या होने वाला है। कुलगुरु विचित्रवीर के चेहरे पर निराशा ऐसे फैल गई थी जैसे मौत के बाद सन्नाटा पसर जाता है। कुलगुरु को इतना ज्यादा अधीर देखकर युवराज रुद्रदेव परेशान हो चुके थे, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद कुलगुरु इतना परेशान नहीं हुए थे जितना वो आज दिखाई दे रहे थे। उनका इतना ज्यादा परेशान होना किसी बड़े खतरे के आने का संकेत दे रहा था। एक प्रश्न मेरे मन को बहुत परेशान कर रहा है कुलगुरु। युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु को देखते हुए सवाल किया। बोलो युवराज, कुलगुरु ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा शक्तिमौली ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया हो और इसलिए देवयानी राज्य रक्षक को नहीं ढूंढ पा रही है? युवराज रुद्रदेव ने सहमी हुई आवाज में कुलगुरु से कहा। युवराज रुद्रदेव की बात सुनकर कुलगुरु विचित्रवीर का चेहरा एक गंभीरता के साथ भर उठा था, क्योंकि शक्तिमौली का जो इतिहास था वो उन्हें भी डरा रहा था। जिस वक्त कुलगुरु युवराज रुद्रदेव के साथ शक्तिमौली के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त टिया और रणधीर हाथ में वही फर्स्ट एड किट लेकर शक्तिमौली को जिस मकान में उन्होंने छुपा कर रखा था उस ओर बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस मकान का दरवाजा खोला, अपने सामने का दृश्य देखकर वो हैरान रह गए थे। शक्तिमौली के गले में पड़ा राज्य रक्षक आदित्य का टीका रोशनी से भरा हुआ था और उसकी रोशनी वहां पर उजाला फैला रही थी। उसको देखते ही रणधीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम पुलिस के पास चले जाते हैं। देखो, इसके गले की माला जल रही है। मेरी बात मान लो रणधीर, ये एलियन ही है जो गलती से हमारे पास आ गया है। टिया की आवाज में एक डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने भी तुमसे पहले ही कहा है कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, वरना मैं फंस जाऊंगा और मेरे पापा बर्बाद हो जाएंगे। और ये तुम्हें किस एंगल से एलियन लग रहा है? सीधा सीधा आदमी जैसा तो दिख रहा है ये। रणधीर ने टिया को डांटते हुए कहा। रणधीर के डांटने के बाद टिया चुप हो गई थी। रणधीर को भी डर लगने लगा था, लेकिन वो अपना डर काबू में रख के शक्तिमौली की ड्रेसिंग करने लगा था। रणधीर चुपचाप उसकी ड्रेसिंग कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनजाना भय दिखाई दे रहा था। शक्तिमौली के गले में पड़ा राज्य रक्षक आदित्य का टीका ऐसे ही नहीं जला था, बल्कि उसने सिद्धार्थ के ऊपर खतरा महसूस कर लिया था। सिद्धार्थ और शक्तिमौली दोनों एक ही शहर में थे और उनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए राज्य रक्षक आदित्य के टीके ने सिद्धार्थ के ऊपर मंडरा रहे खतरे को महसूस कर लिया था। अगर इस समय देवयानी या शक्तिमौली दोनों में से कोई भी होते तो तुरंत समझ जाते कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो उनके आसपास ही है, लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि शक्तिमौली अधूता से मुठभेड़ के वक्त हुए हमले के बाद यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था, तो देवयानी राजस्थान के जयपुर में बने जयपुर ट्रॉमा केयर में बेहोश पड़ी हुई थी। जिस वक्त सिद्धार्थ के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई थी, उस वक्त देवयानी के चेहरे का रंग सफेद हो गया था और उसकी उंगलियां हिलने लगी थी। लेकिन चूंकि रात का वक्त था और उसके साथ मौजूद दानव घोड़े बेचकर सो रहा था, इसलिए उसे इस बात की भनक ही नहीं लगी कि देवयानी के शरीर ने हरकत की है। देवयानी के साथ मौजूद दानू तो घोड़े बेचकर सो रहा था, लेकिन दिल्ली के एक होटल के कमरे में लेटी हुई रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके पीछे के दो कारण थे। पहला ये कि उसे सुबह होने के बाद अपनी मीटिंग के लिए राजस्थान जाना था, जिसके डर ने उसकी नींद उड़ा रखी थी, और दूसरा ये कि उसके दिमाग में सिद्धार्थ इस कदर नाच रहा था कि वो शब्दों से उस बारे में बयान ही नहीं कर सकती थी। रिया का दिल बार बार उसे सिद्धार्थ के बारे में इंडिकेट कर रहा था कि वो किसी खतरे में है। रिया को उसका दिल गलत इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि सिद्धार्थ सच में बड़े खतरे में फंसा हुआ था। इधर डीजीपी शुभांकर के कहने पर इंस्पेक्टर सिद्धार्थ और सुकृति को लेकर आ रहा था।
उधर दूसरी तरफ डीजीपी शुभांकर मिश्रा, होम मिनिस्टर ने सिद्धार्थ को जो जिंदा पकड़ने का आदेश दिया था, बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे। उनके मन में बार बार ये सवाल गूंज रहा था कि आखिर में होम मिनिस्टर ने सिद्धार्थ को जिंदा लाने को क्यों कहा है? कहीं इसके पीछे कोई और राज तो नहीं छुपा हुआ है? और जब डीजीपी शुभांकर मिश्रा से रहा नहीं गया तो उन्होंने इस बारे में होम मिनिस्टर से सवाल कर ही लिया। आपने सिद्धार्थ को जिंदा पकड़ने को क्यों कहा है सर, जबकि आपने उसे देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया था? डीजीपी शुभांकर मिश्रा का सवाल सुनने के बाद होम मिनिस्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, थोड़ी देर धैर्य रखो शुभांकर, कुछ देर के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब थोड़ी देर में मिल जाएंगे। होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह की बात सुनने के बाद डीजीपी शुभांकर मिश्रा चुप हो गए थे। तब तक वो गाड़ी भी वहां आ गई थी जिसमें इंस्पेक्टर ने सिद्धार्थ और सुकृति को रखा हुआ था। सुकृति अभी भी बेहोश थी, लेकिन सिद्धार्थ जाग रहा था। उसके चेहरे पर मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ को जब गाड़ी में से उतारा गया तो उसको देखकर योगेंद्र सिंह के चेहरे का रंग ही बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। बहुत तड़पा है मेरा बेटा तुम्हारी वजह से, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, योगेंद्र सिंह ने अपने मन में बुदबुदाते हुए कहा। तभी उसकी निगाह सुकृति के ऊपर पड़ी जो गाड़ी में पड़ी हुई थी। ये लड़की कौन है? योगेंद्र सिंह ने सवाल किया। योगेंद्र सिंह के सवाल पूछने पर शुभांकर ने उसे सुकृति के बारे में बताया। इस पर योगेंद्र सिंह ने शुभांकर से करणवीर को बुलाकर लाने को कहा। जहां पर वो लोग खड़े थे वो जगह करणवीर के घर से कुछ दूर पर था। शुभांकर ने विदित से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इस पर उसने अपने 2 सिपाहियों को करणवीर के घर भेज दिया था और वहां पहुंचने पर जब उन लोगों ने वहां का दृश्य देखा तो उनकी चीख ही निकल गई थी। पूरा हॉल खून से नहाया हुआ था और वहां पर 3 लाशें पड़ी हुई थी। आखिर किसकी थी वो लाशें और योगेंद्र सिंह ने क्यों रोक दिया था सिद्धार्थ को मारने से? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम